हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफआईआर के बारे में। एक एफआईआर जो कि आपकी पत्नी आपके ऊपर दर्ज कराती है। आप देखते हैं कि उसके अंदर 498 है आईपीसी आपके ऊपर लगा होता है और उसके साथ काफ़ी सारी और धाराएं भी लगी होती हैं, जैसे कि 323, 504, 506, 313, 307, 377 आईपीसी और कुछ मामलों में 354 भी होता है जो कि और किसी पर हो सकता है। 376 भी होता है जो कि आपके किसी परिवार वालों पर होता है और इसके साथ साथ 3,4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगा होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि इतनी सारी धाराएं आपके ऊपर लगी हुई है, एक एफआईआर हो गई और एफआईआर बहुत मजबूत तरीके से लिखी गई है, मतलब मेरा कहने का है कि इतनी मजबूत है कि प्रथम दृष्टया झूठी साबित नहीं होती, यानी प्रथम दृष्टया क्वैश नहीं की जा सकती। तो फिर ऐसे में आप क्या करें? अब क्योंकि एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आपको ट्रायल ही फाइट करना है। अब दोस्तों ट्रायल को लेकर के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग धोखे में रह करके नुकसान उठा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको इस प्रकार के धोखा होने की संभावना ही नहीं रहेगी, नुकसान उठाने की संभावना ही नहीं रहेगी। देखिए होता क्या है, ट्रायल के समय पे जो पहली स्टेज होती है वो अपीयरेंस की होती है, यानी कि आपको कोर्ट में जाकर के सबसे पहले अपनी बेल करवानी होती है। अब होता क्या है कि आपको सबसे पहले समन इश्यू होते हैं कि आप कोर्ट में आइए, और आप समन पे अगर कोर्ट में नहीं अपीयर होते हैं तो फिर आपको बीडब्ल्यू यानी बेलेबल वारंट इश्यू होते हैं। अगर आप बीडब्ल्यू लेने के बाद भी, बीडब्ल्यू इश्यू होने के बाद भी, उसकी जानकारी होने के बाद भी कोर्ट में नहीं आते तो आपके एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होते हैं और फिर पुलिस आपके घर पे आती है और आपको अरेस्ट कर लेती है और फिर कोर्ट में पेश करती है। तो उससे बेहतर है कि हम खुद ही कोर्ट में पेश हो जाएं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बात यह है कि आम आदमी की जब चार्जशीट फाइल होती है तो वेट कर रहा होता है कि मुझे समन आएगा, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि समन नहीं आया और सीधा पुलिस एक दिन घर पे आती है और अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसे में वो कहता है साहब मेरे को तो कोई समन ही नहीं आया था, कोई मेरे पास वारंट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ और अचानक से पुलिस आई और उसने अरेस्ट कर लिया, यानी आपके एनबीडब्ल्यू इशू हो गए और समन का आपको पता ही नहीं चला, बीडब्ल्यू का आपको पता ही नहीं चला। दोस्तों ये काम कैसे होते हैं? ये इस तरह के जो काम होते हैं अपोजिट पार्टी नॉन ऑफिशियली करा देती है कई बार, यानी हर एक कोर्ट का एक ऑफिस होता है, ऑफिस में स्टाफ होता है, स्टाफ से मिलकर के साठ गांठ करके बैड टैक्टिक्स लगा के चीजें कर दी जाती हैं। ये इस तरह की कई सारी और भी बैड टैक्टिक्स होती हैं, यानी कि रिकॉर्ड पे तो दिखा दिया जाता है कि समन चला गया और समन उनको मिल गया, बीडब्ल्यू इशू हो गया और बीडब्ल्यू उनको मिल गया, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं होता। तो कोर्ट के रिकॉर्ड पे तो यह है कि एनबीडब्ल्यू सही तरीके से इशू हुआ, बट आपको कोई जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में आप अपनी बेल ही नहीं करा पाए और पुलिस घर पे आ गई, फिर आपकी अरेस्टिंग हो गई। तो इस तरह से आपको हैरेस करने के लिए यह प्रक्रिया आपके साथ भी अपनाई जा सकती है। तो इसके लिए मैं आपको यह आगाह करना चाहता हूं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी है तो आपको किसी भी तरह से वेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता चल गया चार्जशीट आ गई, आप सीधा सीधा अपने वकील साहब के साथ जाइए और अपनी सबसे पहले बेल करा लीजिए, फ्री हो जाइए। देखिए बेल तो आपको अल्टीमेटली करानी है ना, आप कल कराएं, 2 दिन बाद कराएं, अभी कराएं, तो जितना जल्दी फ्री हो जाते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप बेल में देरी कीजिए ही मत, ताकि सामने वाली पार्टी को मौका ही ना मिले कि वो आपको अरेस्ट करा सके। जैसे पता चलता है चार्जशीट फाइल हो गई, आप 2-4 दिन में जाकर के अपनी बेल करा लें और वहां से आपको बेल मिल जाएगी। जनरली 498 में आपको बेल मिल जाती है। उसके बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। अब ट्रायल में कई सारे गवाह आते हैं। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हर एक गवाह से आपको कम से कम 1-2 लाइनें ऐसी जरूर निकलवानी है जो कि आपके फेवर की हो। सबसे पहली गवाही जनरली आपकी पत्नी की ही होती है। अगर आप कहते हो कि भाई ये पूरी झूठी कहानी है तो झूठ पर आपको उसको ब्रेक करना है। अगर वो ब्रेक नहीं होती तो उसके पिताजी को ब्रेक करना है, उसकी मम्मी को ब्रेक करना है और बाकी पुलिस वालों को ब्रेक करना है। यानी जितने भी गवाह उसमें आते हैं उन सबको आपको उस फॉल्स स्टोरी पर ब्रेक करना है और कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट अपने लिए जरूर निकालने, ताकि उन पॉइंट्स के बिहाफ पे जो आपके वकील साहब हो केस के एंड में आर्ग्यूमेंट कर सके, जिससे कि आपको रिलीफ मिल सके। देखिए पुलिस वाले भी आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो आईओ होता है उसको आप अपने सारे एविडेंस देते हैं और ऑन रिकॉर्ड देते हैं, बाय स्पीड पोस्ट आपने भेजे होते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपके पास होती है, ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होता है। लेकिन जब आपके वकील साहब आईओ से प्रश्न करेंगे कि क्या आपको लड़के पक्ष की तरफ से, एक्यूज पर्सन की तरफ से एविडेंस दिए गए थे, तो चूंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में उसे लिया नहीं है, जनरली नहीं लेते हैं, तो वो मना ही करेंगे कि नहीं मुझे ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले और वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो जब अपने डिफेंस एविडेंस में सारा का सारा रिकॉर्ड आप दाखिल करेंगे तो आईओ की जो स्टेटमेंट होगी वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। और इसी तरह से हर गवाह से आपको अपने फायदे की चीज निकालनी ही निकालनी है, क्योंकि अगर प्लेन गवाही हुई, कुछ भी नहीं निकल के आया, तो बाद में आपको राहत किस बेस पे मिलेगी। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकालना है हर गवाह से। आपको पता है फॉल्स है, आपको गवाही, आपको जो जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है वो बहुत ही अच्छी करनी है, हर चीज को एक्सप्लोर करना है और कोशिश करनी है कि हर गवाह से कुछ ना कुछ 2-4 चीजें ऐसे निकले जो आखिरी में आपके लिए आर्ग्यूमेंट में वरदान साबित हो, तो आप इजीली इस चीज को डील कर पाओगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो आपका मैं ट्रायल पर लेकर के आया हूं कि ट्रायल में आदमी क्या गलतियां कर रहा है और उसे कैसे चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप सभी लोगों को हेल्प मिली होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और आपके जो भी दोस्त यार हैं, जो भी सगे संबंधी हैं जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।